नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। 5 की पड़ताल लेकर हाजिर हूं मैं, रोहित पोखरियाल आपके साथ। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आतंकवाद को लेकर जोरदार प्रहार किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ब्रिक्स मंच से पाकिस्तान का नाम लिए बगैर आतंकवाद को लेकर जमकर लताड़ लगाई। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह कहा कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसकी कहीं पर भी दुनिया में जगह नहीं हो सकती। आतंकवाद को श्रेय और समर्थन देने वालों को सजा मिलनी चाहिए। साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि आतंकवाद पर सुविधाजनक नीति नहीं चलेगी। पीएम का यह बयान सीधे तौर पर चाइना को बड़ा संदेश है। पिछले दिनों चीन में आयोजित एससीओ समिट के दौरान भी रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। उसमें चीन ने संयुक्त बयान के मसौदे में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं किया, जिसकी वजह से भारत ने उस बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया, अगर आतंकवाद पर बात नहीं, अगर पहलगाम पर बात नहीं, तो भारत आपके साथ कोई बात नहीं कर रहा। ब्रिक्स के सभी देश, ये एक बड़ी जीत है कूटनीतिक तौर पर कि ब्रिक्स में जितने भी देश हैं, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, सभी देशों ने पहलगाम हमले की सख्त निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने का संकल्प दोहराया। इसी पर करेंगे बात, होगा एक जबरदस्त पैनल, उससे मैं करूंगा सवाल जवाब, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी का डंका बजा और आतंकवाद पर भारत की कूटनीतिक जीत हुई है। समिट में पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा छाया रहा। पीएम मोदी ने ब्रिक्स के मंच से आतंकवाद को लेकर दोहरे मापदंड पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर कोई देश आतंकवाद का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन करता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। साथ ही पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलता रहेगा और आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। Terrorism was a grave threat facing humanity. In this context, he noted that all the leaders have condemned Pahalgam terrorist attack in strongest terms. ब्रिक्स समिट में शामिल नेताओं ने कड़े शब्दों में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। इस दौरान सभी नेताओं ने आतंकवाद के हर प्रारूप से निपटने, सीमा पार आतंकवाद, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकियों को पनाह देने से निपटने पर प्रतिबद्धता जताई। ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत है। ब्रिक्स जैसे वैश्विक मंच से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट संदेश मिलना भारत की कूटनीतिक विजय है और उसका श्रेय पूरी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी विदेश नीति को जाता है। जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, आतंकवाद के समूल नाश के लिए भारत की ये नीति अब पूरे विश्व को अपनाने की जरूरत है। पूरा विश्व आतंक मुक्त बने, भय मुक्त बने, इस ओर आगे बढ़ चुका है। आतंकवाद को लेकर पीएम मोदी के सख्त रुख और ब्रिक्स देशों की एकजुटता से पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ गया है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के मुद्दे को मजबूती से उठाया है, जिसका असर अब दिखने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मैं कहूं टीम इंडिया ब्रिक्स में, एज यू नो आई स्टैंड फॉर इंडिया, वहां पर इंडिया का स्टैंड क्या है टेररिज्म को लेकर, वो हमने दुनिया को बताया है। एससीओ में क्या हुआ वो आपको मैंने बता दिया, ब्रिक्स में क्या कुछ हुआ अब तक वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, और ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत है कि ब्रिक्स के सभी देशों ने पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर निंदा की है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत जबरदस्त पैनल, जाने माने पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट अमृतांशु राय मेरे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही मेरे साथ फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव सर भी जुड़ चुके हैं। संजीव सर, शुरुआत में इस डिबेट की आपसे कर रहा हूं। सबसे पहले आपको नमस्ते, जय हिंद। मैं आपसे जानना चाहूंगा भारत का स्टैंड क्या है टेररिज्म को लेकर, यह अब दुनिया जान चुकी है। ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब पहलगाम का जिक्र किया, आतंकियों का जिक्र किया, टेररिज्म और टॉक्स का जिक्र किया,
तो कई लोगों को एक्सपोज भी कर दिया। और जब सामने चाइना बैठा हो, जब भारत ने कहा कि अपनी फैसिलिटीज के हिसाब से आप कभी गुड टेररिज्म कहें, कभी बैड टेररिज्म कहे, एससीओ में आपने पहलगाम नाम को हटा दिया, आतंकी हमले को हटा दिया, तो यह नहीं चलेगा। भारत ये लकीर खींच चुका है कि आतंकियों को, आतंकिस्तानों को इसी तरीके से एक्सपोज भी करना है और कैसे डिस्पोज करना है, भारत ऑपरेशन सिंदूर में बता चुका है। जय हिंद रोहित जी। और देखिए, ये बात बहुत स्पष्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, ये आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के अप्रोच पे चलता है जी। ये 26/11 के समय का भारत नहीं है। और जाहिर है कि ये बड़ा बदलाव आया है, बड़ा रुख जो है आतंकवाद के संदर्भ में बदला है जी। और आतंकवाद की घटनाओं को आज की जो सरकार है वो उसको रिस्पॉन्ड करती है, उसको बर्दाश्त नहीं करती है। और इसी तरीके का जो रुख है वो यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी आतंकवाद के संदर्भ में अख्तियार करता है तो आतंकवाद की चुनौती पर विजय हासिल की जा सकती है, ये भारत का स्पष्ट रूप से मानना है। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि आतंकवाद के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का के जो मानदंड है वो दोहरे हैं, डबल स्टैंडर्ड्स जो है वो कंट्रीज अडॉप्ट करती हैं, चाहे वो चाइना हो या विन की वेस्टर्न कंट्रीज हो। उन वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो अपने अंदर अगर कोई आतंकवादी घटना होती है तो वो दुनिया के किसी भी कोने में आतंकवादी को हंट करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन जब भारत में ऐसी घटना होती है तो उसमें उनको तरह तरीके की इक्वेशंस और अन्य तरीके की राजनीति दिखाई देने लगती है। मैं ऑब्वियसली यूएस का जो जिक्र है, अभी जैसा कि पाकिस्तान के साथ जिस तरीके के उसके एंगेजमेंट्स हैं, भारत के साथ आतंकवाद के संदर्भ में जिस तरीके का एक लचर रवैया दिखाई देता है, तो ये जो पूरी स्थिति है ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। और आज का ये जो नया भारत है वो आतंकवाद के विषय पर भी विश्व को एक लीडरशिप देने का कार्य कर रहा है और विश्व के सामने अपनी बात बहुत स्पष्ट रूप से रख रहा है कि गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म को देखना छोड़ देना होगा, दो चश्मों से आतंकवाद को देखना छोड़ना होगा। और जब तक आतंकवाद के ऊपर एक जीरो टॉलरेंस का अप्रोच रखते हुए, सख्त से सख्त अप्रोच रखते हुए कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये आतंकवाद की चुनौती पर विजय मानवता नहीं हासिल कर सकती। बिल्कुल सही बात है। और कोई भी मुल्क हो, देखिए कागजों पर तो सब अच्छी बातें, कैमरास पर सब अच्छी बातें, लेकिन जब भारत ऑपरेशन सिंदूर करता है तो कोई भी आकर कहता है सीज फायर कर लो, ये वक्त अच्छा नहीं है, एशिया बिल्कुल हिलता हुआ नजर आ रहा है, अनस्टेबिलिटी नजर आ रही है। दोहरा मापदंड क्यों, ये बड़ा सवाल है। पहले ये बातें हम छुप छुप कर करते थे, अब भारत पिछले 1 दशक में 2 दशक में इतना सशक्त हो गया है कि मेरे साथ संजीव से जुड़ते हैं तो खुलकर बात रखते हैं, इसलिए वो जाने भी जाते हैं। अमृतांशु सर भी ऐसे ही है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमृतांशु सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले तो मुझे आप क्लियर कर दीजिए, आतंकवाद को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति किस स्तर तक आप देख रहे हैं, कितनी क्रिस्टल क्लियर आप पा रहे हैं? और ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर जब हम टेररिज्म को लेकर एक्सपोज करते हैं, बातें रखते हैं, इसका ग्लोबल इंपैक्ट कैसे देखते हैं आप? देखिए, आतंकवाद को लेकर के ग्लोबल लेवल पे भारत के पक्ष के संदर्भ में बाकी देशों की क्या रवैया है वो सभी लोग जानते हैं। हाँ। भारत भी जानता है और सारे देश जानते हैं कि क्या राजनीति कहां, कैसे, कब, किसने करनी है और क्या हो रहा है। ये जानते हुए भी भारत सरकार की तरफ से आतंकवाद का मुद्दा हर प्लेटफॉर्म, बड़े प्लेटफॉर्म पे इंक्लूड किया जा रहा है और उसको कंडेम करने का एक रिटन अटेम्प्ट भारत करवा रहा है। वो बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह से पीछे पड़ना सारे लोग जानते हैं कि आज की तारीख में चाइना जो है पाकिस्तान को डायरेक्टली नेम करने से एससीओ में कतराएगा और उसके वजह से भारत ने नहीं साइन किया। इस तरह से अमेरिका जो है कुछ ना कुछ अपनी राजनीति खेलेगा, रशिया अपनी खेलेगा, चाइना अपना, मतलब सारे देश अलग अलग अपने अपने कूटनीति और राजनीति में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और भारत को सबका रुख पता है। हाँ। और मालूम है कि कौन कहां पे जाकर के रुकेगा। हाँ। लेकिन इसके बावजूद भारत हर एक प्लेटफॉर्म पे आतंकवाद के मुद्दे को हर एक डिक्लेरेशन में इंक्लूड करवा रहा है। हाँ। वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है।
अमृतांशु जी प्लीज मुझे ये भी बता दीजिए, एससीओ में क्या हुआ? राजनाथ सिंह जी ने साफ कह दिया अगर इसमें पहलगाम नहीं, आतंकियों की बात नहीं, हमारे हस्ताक्षर नहीं होंगे। अमृतांशु जी प्लीज, मैं आपको 40 सेकंड्स और दे रहा हूं, इस पर भी आप अपनी बात रखिएगा। लेकिन ब्रिक्स समिट से इस प्लेटफॉर्म में, जिसमें चाइना भी है, रशिया भी है, भारत तो है ही है, वहां से भी एक साझा डिक्लेरेशन निकालकर और सबने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। यह कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत, जब वहां पर आप चाइना को भी देखते हैं। एक बात समझिए, ये जो डिक्लेरेशंस होते हैं ये बहुत ही गिव एंड टेक की एक प्रक्रिया होती है। हाँ। आप जो है बहुत कुछ देते हैं और उसके बदले में आप अपनी चीजों को शामिल करवाते हैं। ठीक है। तो भारत ने क्या क्या दिया है वो भी तो जान लेना हमारे लिए जरूरी है। जरूरी है। उसने क्या कहते हैं उस डिक्लेरेशन पे में साझेदारी की है जिसने कि ईरान अटैक्स को इलीगल कहा है। एक दूसरा, उसने जो ट्रेड टैरिफ्स को लेकर के बिना यूएस को नेम किए हुए ग्लोबल संतुलन को बिगाड़ रहा है टैरिफ्स की वजह से, उसके डिक्लेरेशन पे भी वो किया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफा ये कूटनीति चलती है। ठीक है। इसमें भारत ने भी रशिया, चाइना, ईरान और तमाम ब्राजील, साउथ अफ्रीका, जो कि नॉन अलाइंड मूवमेंट का एक बेसिकली दत्तक पुत्र है ब्रिक्स जी, उस दत्तक पुत्र को वो वाला जो पुराना नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो एक सिंबलिज्म छोड़ना था, उसमें भारत शामिल हुआ है। ठीक है, नोटेड सर, योर पॉइंट इज नोटेड। संजीव सर, मैं आपके पास आ गया। संजीव सर, अभी टैरिफ का जिक्र कर दिया अमृतांशु जी ने भी और आपने भी यूएस का जिक्र किया था। मैं एक कोट को कोट कर रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप का है, आपने देख लिया होगा। एनी कंट्री अलाइनिंग देमसेल्फ विद द एंटी अमेरिकन पॉलिसीज ऑफ ब्रिक विल बी चार्ज एन एडिशनल 10% टैरिफ। मुझे समझा दीजिए क्या दिक्कत हो गई यूएस को? इससे पहले भी हम देख रहे थे, पिछली बार में था मुद्दा उठा हुआ कि डॉलर के अगेंस्ट में कोई करेंसी नहीं आनी चाहिए, डी डॉलराइजेशन उसको हम कह रहे थे, और अभी तो ऐसी कोई चीज भी नहीं हुई और डोनाल्ड ट्रंप वहां से ये पोस्ट कर रहे हैं कि जो ब्रिक्स में एंटी अमेरिकन पॉलिसीज के खिलाफ ब्रिक्स के साथ खड़ा होगा 10% एक्स्ट्रा। इसका मुझे जरा होल एंड सोल मतलब समझा दीजिए सर प्लीज। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को किस बात से दिक्कत होगी, किस बात से दिक्कत नहीं होगी, किस बात से उनकी दिक्कत दूर हो जाएगी और कब दूर हो जाएगी, कब कितने समय में दूर हो जाएगी, ये कोई नहीं कह सकता। उनको तो नेटो से भी दिक्कत है, उनको तो कनाडा से भी दिक्कत है, उनको तो भारत जैसे एक मित्र राष्ट्र से भी कई बार दिक्कत हो जाती है। तो ये परेशानियां डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जो उनके अप्रोचेस की वजह से है। लेकिन जहां तक उनका ये जो बयान है उसमें जिस तरह के उन्होंने कहा है कि ऐसे राष्ट्र जो कि ब्रिक्स के एंटी अमेरिकन कोट अनकोट, उनका मानना है कि ब्रिक्स एंटी अमेरिकन है, जबकि सच्चाई ये है कि ब्रिक्स बिल्कुल एंटी अमेरिकन नहीं है। ब्रिक्स एक सकारात्मक एजेंडे के साथ चल रहा है, एक मल्टीपोलर विश्व को बनाना चाहता है। ब्रिक्स कोई डी डॉलराइजेशन की तरफ नहीं बढ़ रहा है, बल्कि एक आपसी जो लेन देन और करेंसी को अगर बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो डॉलर के खिलाफ हम काम कर रहे हैं। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का अपना मानना है, उन्होंने कहा है कि जो भी राष्ट्र इस एंटी अमेरिकन ब्रिक्स के साथ अलाइन करेगा उसके ऊपर 10% टैरिफ और लगाएंगे। उसके पहले भी आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यदि ब्रिक्स के जो राष्ट्र हैं वो एक वैकल्पिक करेंसी को स्थापित करने की तरफ बढ़ेंगे तो इन ब्रिक्स राष्ट्रों के ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे। तो इस तरीके की बातें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन एक बात डोनाल्ड ट्रंप को समझनी होगी कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरे विश्व के साथ इंटीग्रेटेड है। और विश्व की जो बड़ी इकोनॉमीज, चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इसके साथ यदि वो बैर भाव लेंगे तो इससे अमेरिका के अपने हित प्रभावित होंगे। अमेरिका कोई ऐसा नहीं है कि अगर वो टैरिफ लगाएगा तो हम टैरिफ नहीं लगा सकते, हम रिटेलिएटरी टैरिफ भी लगा सकते हैं। चाइना ने इसका किया भी है, भारत ने तो बहुत ही एक विवेकपूर्ण तरीके से और सारे प्रोवोकेशंस के बावजूद भी शांति बनाए रखते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पूरी सिचुएशन को डील किया है। क्योंकि हम डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार को समझते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि उनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता। सब हर चीज से प्रॉब्लम है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को हर चीज से प्रॉब्लम है, कि प्रॉब्लम इज इक्वल टू डोनाल्ड ट्रंप। बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर भी चलती हैं। मैं वापस अमृतांशु सर आपके पास आऊंगा। अमृतांशु सर, कई बार ऐसी खबरें आती है जैसे आतंकवाद एक बहुत बड़ा दंश देश का है और इसको हम ग्लोबल लेवल पर जाकर बता चुके हैं कि देखिए आतंकवाद सिर्फ भारत को थोड़ी प्रभावित कर रहा है, वो तो पूरी दुनिया को ग्लोबली इनडायरेक्टली डायरेक्टली वे भी प्रभावित कर रहा है। एक चीज से मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी कि जब कोई आतंकी हमला हो जाए हम निंदा करते हैं, निंदा करते हैं, निंदा करते हैं। कब तक निंदा करेंगे?
और अब भारत जिस तरीके से अपने अपने रुख को इख्तियार कर चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्रिस्टल क्लियर अंदाज में कह दिया कि आतंकवाद की निंदा करना सिद्धांत होना चाहिए, सुविधा नहीं। ये बड़ी बात उन्होंने कही। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सारे लोगों की आंखें खुली, पहले भी खुली हुई थी जी, अब तो और भी खुल गई हैं कि वास्तविकता क्या है और ये जो निंदा की कहानी है ये क्या है। और ऐसा नहीं है कि भारत ऐसे मामलों में पीछे है, भारत भी उसमें शामिल है। कई मामलों में सिर्फ निंदा करने, औपचारिकता निभाने तक ही भारत शामिल है। और कई देशों पे जो अटैक होता है, ऐसा तो है नहीं, चाहे कितने भी मित्रतापूर्ण हो उन देशों के साथ रिश्ता, भारत उनके लिए लड़ने के लिए तो खड़ा नहीं होता ना जाकर। नहीं, तो इसीलिए उम्मीद करना कि आपके दोस्त आपके पास आए जब आप मुश्किल में हो और आप अपने दोस्तों के पास ना जाएं हाँ, जब वो मुश्किल में हो, ऐसे तो चलता नहीं है। नहीं, तो ऐसे में बीच का रास्ता एक हाँ, कड़ी निंदा का है, जो कि एक औपचारिक तौर पे हाँ, एक देश की तरफ से एक टोकनिज्म ही कहिए, मैं उसको टोकनिज्म नहीं मानता, लेकिन आप टोकनिज्म भी मान लीजिए, वो भी करना बहुत आवश्यक है। परफेक्ट। एक बार फिर से संजीव सर मैं आपको लाना चाहूंगा इस डिबेट में। संजीव सर, अभी क्या है, प्रधानमंत्री का ये सबसे बड़ा दौरा है, आप तो जानते हैं, लगातार आप हमारे साथ जुड़ते हैं। एक शब्द हम बहुत सुन रहे हैं, अमृतांशु जी मेरे साथ इससे पहले भी जुड़े थे, मैंने तब भी इसकी डेफिनेशन समझनी चाहिए थी दर्शकों के लिए भी। एक शब्द हम बार बार सुनते थे, ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ। और प्रधानमंत्री घाना पहुंचे, सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, फिर त्रिनिदाद टोबागो पहुंचे, फिर अर्जेंटीना पहुंचे, अभी ब्राजील में है, अभी भी दौरा खत्म नहीं हुआ। प्रधानमंत्री इसके बाद जाएंगे नाइजीरिया, वहां पर भी शानदार तस्वीर तो आएंगी। भारत इस समय ग्लोबली प्लेटफॉर्म पर उभरता हुआ, एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था तो है, सबसे तेज, ब्रिक्स में भी सबसे ज्यादा तेज गति के साथ बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कौन सी है? आई स्टैंड फॉर इंडिया। लेकिन ग्लोबल साउथ की सबसे स्ट्रॉन्ग आवाज बनकर भारत उभरा है। इससे भारत को क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा? या फिर ये भारत का डीएनए है। जब हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो वो लोग, वो राष्ट्र जिनकी इकोनॉमी अभी बहुत छोटी है, जिनको अभी ग्लोबली इतनी मान्यता प्राप्त नहीं है, उनकी आवाज अगर भारत उठाता है तो वो भी इस बात को मानते हैं कि भारत हमारी आवाज उठा रहा है, अब हम इग्नोर नहीं रहेंगे, अब हम अनसुने नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, भारत जो है वॉइस ऑफ द वॉइसलेस मैं कहूंगा बन करके उभरा है, वॉइस ऑफ विजडम बन करके उभरा है, वॉइस ऑफ होप बन करके उभरा है। ये जो ग्लोबल साउथ के राष्ट्र हैं, लो एंड मिडिल इनकम इकोनॉमीज, इनकी बातों को बड़े मंचों पर सुना नहीं जाता जी। और बड़े मंचों से इनको जो है दूर, इनके साथ दूरी बना कर रखी जाती। लेकिन आपने देखा कि जब भारत में G20 का महासम्मेलन हमने आयोजित किया, तो हमने इस बात का इनिशिएटिव लिया कि जो अफ्रीकन यूनियन है उसको G20 का एक सदस्य बनाया जाए और उसको इस G20 के प्लेटफॉर्म पे चर्चा उसकी होनी चाहिए। क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंब, जैसा आपने कहा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ चलता है, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर की भावना के साथ चलता है। और ऐसे में ये जो ग्लोबल साउथ इतना बड़ा जो क्षेत्र और इतनी बड़ी मानवता का भाग यदि अछूता है, यदि आप उसकी आवाज नहीं सुन रहे हैं, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। और इस बात को भारत चाहता था कि भारत ग्लोबल साउथ के राष्ट्र अपनी बात रख पाए, और भारत उनकी आवाज बन करके उभरा। और भारत के प्रयासों का परिणाम हुआ कि अफ्रीकन यूनियन G20 का सदस्य बन गया है। और जाहिर है कि अभी भी आप देखिए तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जब कभी भी दौरा इन राष्ट्रों में होता है तो कितना बड़े सम्मान के साथ उनको नवाजा जाता है, सर्वोच्च सम्मान। और एक तो मैं एक देश के राष्ट्रपति ने तो जब वो एयरपोर्ट पे उतरे तो उनकी चरण स्पर्श कर लिए। संजीव सर, पापुआ न्यू गिनी गए थे, तब पैर छू लिए थे। उस वक्त तक पापुआ न्यू गिनी कहाँ है कोई जान नहीं रहा था, और जिस दिन प्रधानमंत्री पहुंचे गूगल क्रैश हो गया था, इतना सर्च किया पापुआ न्यू गिनी है क्या। तो पापुआ न्यू गिनी हो, चाहे वो कैरेबियाई देश हो, चाहे वो अफ्रीका के देश हो, अभी नामीबिया की यात्रा पर जाने वाले हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और जाहिर है कि उन्होंने इस यात्रा के दौरान अफ्रीका के राष्ट्रों के साथ और लैटिन अमेरिका के राष्ट्रों के साथ जो अपने संबंध हैं वो प्रगाढ़ और गहरे किए। ये सभी ग्लोबल साउथ के राष्ट्र हैं। अर्जेंटीना की यात्रा पर तो कई दशकों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचा है, और ये जो भारत के प्राइम मिनिस्टर का जो अप्रोच है वो बहुत ही सराहा जा रहा है, और सारे राष्ट्र इसको बहुत सम्मान देते हैं। जो ऐसे राष्ट्र जिनकी आवाज अभी तक नहीं सुनी जाती थी, आपने देखा होगा, आपने बहुत अच्छा कहा, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, वॉइस ऑफ होप। अब ये मैं सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री से जोड़कर नहीं देख रहा, ये मैं देख रहा हूं इंडिया, भारतीयता,
हमारे डीएनए, हमारे वसुधैव कुटुंबकम, मैं इन चीजों से जोड़ रहा हूं। मैं बिल्कुल आखिरी सेगमेंट में आ गया हूं। संजीव सर, मैं एक सवाल और फिर मैं तुरंत अमृतांशु जी के पास जा रहा हूं। प्लीज आप मुझे ये भी बता दीजिएगा कि ये तमाम चीजें जो हम कर रहे हैं, इसके अलावा एक वक्त पर हम भारत को देखते थे, हम देख रहे हैं यूएस की तरफ, हम देख रहे हैं यूके की तरफ, इनसे हमारे रिश्ते शानदार हो जाए, सुपर पावर हो जाए। लेकिन पिछले एक दशक में, 15 सालों में शिफ्टिंग हुई है, फोकसेस की शिफ्टिंग भी हुई है। जैसे अभी आपने खुद जिक्र किया, एक वक्त पर हम चाहते थे ईयू हमें देख ले, यूरोपियन यूनियन हमें देख ले। आज भारत कह रहा है दुनिया देखे अफ्रीकन यूनियन की तरफ, एयू की तरफ। तो ये शिफ्टिंग है फोकस का, या ये इंक्लूजन है भारत के लिए? नहीं, ये निस्संदेह इंक्लूजन है। हाँ। ये इंक्लूसिव अप्रोच है हमारा। यस। हम यदि आज हम अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका के देशों की तरफ देख रहे हैं, तो इसका आशय ये नहीं है कि हम वेस्ट से अपनी दूरी बना रहे हैं। वेस्ट के जी। साथ भी हमारे अच्छे संबंध है। Perfect. आज की हमारी जो नीति है वो मल्टी अलाइनमेंट की है। कभी हम नॉन अलाइन हुआ करते थे, लेकिन वो नॉन अलाइनमेंट की नीति अब नहीं है। अब सभी के साथ हम एंगेज करना चाहते हैं, क्योंकि भारत अपने आप में एक बड़ी शक्ति बन चुका है, जी। बड़ी महाशक्ति बनकर के उभर चुका है। भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है, एक सामरिक और नाभिकीय शक्ति संपन्न राष्ट्र है, और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। जी। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि आज का जो नया भारत है वो अपने विश्व की घटनाओं को पेरीफेरी पर बैठ करके देखने में यकीन नहीं करता। कभी हमारी एक लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी, लेकिन हमने उसमें तब्दीली ला करके उसे एक्ट ईस्ट कर दिया है। और हमारी ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी नहीं, बल्कि एक्ट वेस्ट पॉलिसी भी है। मिडिल ईस्ट के साथ भी हमारा एंगेजमेंट बहुत गहरा है। तो आज भारत का जो दृष्टिकोण है वो एक लीडर के तौर पर उभरने का है, एक महाशक्ति के रूप में भारत उभर चुका है। और भारत का जो वैश्विक मामलों में जो योगदान है वो आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये लगातार बढ़ेगा। और भारत सबसे अच्छी बात है कि विश्व की अपेक्षाएं तो भारत से हमेशा से रही हैं, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन आज का जो नया भारत है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अपनी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए तैयार है। अब हम ये नहीं कहते कि नहीं आपके घर में हो रहा है, आप जानिए, हमसे कोई मतलब नहीं है, हम तो बस आपको बस ऑब्जर्व करेंगे। अब वो अप्रोच नहीं रहा। अब ये है कि विश्व की घटनाओं को हम शेप करेंगे, जो बेस्ट कर सकते हैं उसमें हम अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखेंगे ही, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को तो मेंटेन रखेंगे ही, लेकिन जो कुछ भी हम बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे आतंकवाद। परफेक्ट, आपने बहुत सारी अच्छी चीजें मुझे दे दी, बहुत अच्छे स्लैंग्स मुझे मिल गए, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, वॉइस ऑफ होप। इसके अलावा अब हम वॉचडॉग नहीं है कि जो हो रहा है होने दो, हम क्या कर सकते हैं, हम तो अपनी चीजों में व्यस्त है। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, हमारा पड़ोसी चाइना है, उसी टेंशन में नहीं। उस फ्रंट पर तो हमारी चीजें बिल्कुल क्लियर है, लेकिन दुनिया को बेहतर कैसे बनाए, इस दिशा में भी भारत लगातार काम कर रहा है। अमृतांशु सर, मैं आपके पास आ गया। अमृतांशु सर, इस ब्रिक्स समिट में दो चीजें मैंने बहुत सुनी, एक ग्लोबल साउथ, दूसरा टेररिज्म। टेररिज्म को लेकर तो आपने मुझे कई सारे पॉइंट्स बता दिए, ग्लोबल साउथ को लेकर मुझे बताइए। जब प्रधानमंत्री ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि ग्लोबल साउथ के विकास के बिना, ये एक ऐसा मोबाइल फोन हमारे पास है जिसमें फोन तो बहुत शानदार है, कैमरा बहुत शानदार है, लेकिन इसमें कोई सिम कार्ड नहीं है, इसमें कोई नेटवर्क नहीं है। इस स्टेटमेंट को आप कैसे कोट करते हैं, क्या समझते हैं इस स्टेटमेंट से? देखिए, जो ग्लोबल साउथ का आप बात कह रहे हैं, तो ब्रिक्स का जो फॉर्मेशन है, अगर आप देखें, जो ओरिजिनल फाउंडर मेंबर्स हैं, रशिया को हटा दें तो रशिया के अलावा जितने हैं वो सारे के सारे ग्लोबल साउथ के ही वॉइसेस हैं ब्रिक्स में। यस। रशिया को अगर हटा दें तो ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये चारों जो हैं, और इसके अलावा और भी जो साउथ ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को शामिल किया गया है। दरअसल ग्लोबल साउथ जो है दो खंडों में बांटता है। एक इक्वेटर है, इक्वेटर से नीचे का हिस्सा जो है ग्लोबल साउथ कहा जाता है, और उसके ये जो विकसित देश है, जो यूरोपीय देश है, जिसमें रशिया भी आता है, वो जो है मतलब वो डेवलप्ड कंट्रीज एक तरह से माने जाते हैं, नॉट ऑल, लेकिन मेजॉरिटी। अब ये जो डिफरेंशिएशन है, इसमें ब्रिक्स एग्जैक्टली ग्लोबल अब कंपीटिंग इंटरेस्ट्स हैं, ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनके आपस में ये सारे ये छोटे मोटे जितने देश हैं, सबका नेतृत्व ये करते हैं और उनकी आवाजें उठाते हैं। और ये आपस में ही एक हेल्दी कंपटीशन है। तो मिला जुला करके ये चार देश पूरे के पूरे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बावजूद इसके ग्लोबल साउथ कह रहे हैं हम इग्नोर्ड है, हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये पैनल बहुत शानदार है, कब वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच अमृतांशु सर, आप जुड़े मेरे साथ। बहुत धन्यवाद संजीव सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच। नमस्ते, जय हिंद। 5 की पड़ताल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।